चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, करंट का मतलब समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले आप समझ लोगे इसमें बहुत सारे जो मोस्टली जो 10th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो सभी चैप्टर में है। इस चैप्टर को आप न्यूमेरिकल चैप्टर भी बोल सकते हो, लेकिन ये कंसेप्ट भी जरूरी है। कंसेप्ट भी आपको समझना है, मेन जो चैप्टर है। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से पहले एक वर्ड समझता है, करंट। करंट आपने बहुत लोगों ने सुना है कि करंट का मतलब क्या है। करंट का मतलब क्या है, तो करंट का मतलब समझते हैं। जब आप करंट के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि करंट क्या कब लगता है, जब आप लाइट से रिलेटेड बात करते हो। ठीक है, घर में आप बात करते हो, आप में शॉक लगता है। आपने हो सकता है गलत जो छिली हुई वायर है उस पर टच कर दिया, या आपने जो है गीले हाथ से टच कर दिया, तो जब आपको करंट लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप देखते हो तो जो हवा होती है, विंड होती है, वो भी मूव करती है। और जब विंड मूव करती है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं, तभी भी आपको करंट मिलता है। उसको विंड करंट बोलते हैं। ऐसे ही जो वाटर भी फ्लो करता है। वाटर के फ्लो होने से भी आपको वाटर करंट मिलता है। अब यहाँ पर क्या फर्क है इस केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या फर्क है इस करंट में। तो इस केस में जो फर्क है, जो आपके चार्जेस होते हैं वो फ्लो करते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि चार्जेस क्या है सर। सबसे पहले चार्जेस के बारे में समझते हैं कि चार्जेस क्या होता है। तो हमें पता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि एटम होता है, सेंटर में उसके होता है एक न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ होती है शेल। एक से ज्यादा होती है शेल्स, एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। और इनके ऊपर शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इनके ऊपर एक चार्ज होता है जो कि नेगेटिव होता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के, समझ में आ रहा है ना सबको। न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब पी से पॉजिटिव, पी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स आपके पास। और एन से मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर आपको समझना है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो है प्रोटॉन्स और एक है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ वो चार्ज, वो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है। और चार्ज हमें पता है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए पी से पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ सर पर दो, न्यूक्लियस के बाहर, हाँ बोलो। सर न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, शेल्स में रहते हैं। ये शेल है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही है जो घूम सकते हैं फ्रीली। इलेक्ट्रॉन्स ही है जो घूम सकते हैं। अब ये सभी तरह के मटेरियल में नहीं घूम सकते हैं। ये सबसे पहले आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। प्रोटॉन्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर कहाँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब मेरे साथ बनाते जाओ। अब हम बात करते हैं किन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं या फ्लो कर सकते हैं। तो आपके पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट है कंडक्टर। इंसुलेटर। वेरी गुड। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो घूम सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है।
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, फ्लो का मतलब बहना होता है, बहना मतलब चलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किन मटेरियल्स में, कंडक्टर में। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब कंडक्टर तो वो मटेरियल्स हैं जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, तो इसी तीन तरह के मटेरियल से ही करंट आपका फ्लो होता है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो कर सकते, तो इनको हम यूज नहीं करते, इनको हम करंट को फ्लो करने के लिए यूज नहीं करते। अब इंसुलेटर का एग्जांपल समझ लो, जैसे प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उससे करंट फ्लो नहीं हो सकता, चार्ज ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कंडक्टर्स हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल जैसे आपके पास सिल्वर हुआ, चांदी हुआ, उससे आपको करंट लगेगा। आयरन हुआ, मैग्नीशियम है, कॉपर है, ये सभी मेटल्स हैं और इनसे आपको करंट लगने वाला है। क्वेश्चन ये आता है कि सर सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमी का मतलब हाफ होता है हमेशा, आधा कंडक्टर, आधा कंडक्टर ये हटाओ जिससे क्या, आधा कंडक्टर। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा कंडक्टर। आधा कंडक्टर मतलब ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ फ्रीली हो सकते हैं, मतलब वो इसमें तो फ्लो कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हो, इसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक फ्लो कर सकते हैं। तो ये आधा कंडक्टर है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हमें नहीं पढ़ना है सेमीकंडक्टर, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में सेमीकंडक्टर क्या होता है। और जो आपकी सभी डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, जो सभी डिवाइसेस हैं, फोन है आपके पास, लैपटॉप है, उसमें जो आपके प्रोसेसर वगैरह होते हैं वो सभी सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। इससे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, मोस्टली सिलिकॉन से बनते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। और ये अगर आप, मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन जो नेचुरल स्टेट में होता है वो सैंड की फॉर्म में होता है। एक जो जैसे रेता आपको मिलता है सैंड की फॉर्म में, इस तरीके से सिलिकॉन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ लगभग। और इसको हाई टेम्परेचर पर हम मोल्ड करते हैं, तब आपके जो प्रोसेसर बनता है ना, प्रोसेसर जो आप कंप्यूटर में देख रहे हो, अपने लैपटॉप में देखते हो प्रोसेसर, वो इससे बनता है। इतना नहीं आपको समझना, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है कंडक्टर्स के ऊपर। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्लो कर सकते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता और वो फ्लो नहीं कर सकते। इसीलिए कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, बस के अंदर भी कंडक्टर क्या हो सकता है, इधर से उधर चलता रहता है, ठीक है, मतलब जो एक जगह ना रुकता हो, तो इसीलिए कंडक्टर वो होगा। अभी तक हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो करंट होता है वो चार्जेस के ऊपर, चार्जेस की वजह से होता है। अब चार्जेस हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं पी से प्रोटॉन, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं ई से इलेक्ट्रॉन। और चार्जेस जो, ये फ्री जो चार्जेस होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर होते हैं, ये हमें पता चला। अब होता क्या है, जब चार्ज फ्लो करेगा, ये चार्ज है, कोई चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब ये चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा चार्ज, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके फ्लो करने से, इसके जो फ्लो करने से, इसके बहने से हमें मिलता है करंट, इसके बहने से या इसके चलने से हमें मिलता है करंट। अब क्वेश्चन आएगा, सर आप कहोगे अभी तो आप गलत पढ़ा रहे हो, मैं पूछूंगा क्यों? अभी आपने कहा न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर कैसे आ जाएगा, ये बाहर कैसे आ जाएगा वो समझो। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप करंट क्या है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होती है इसके अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट साइड में, तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। और करंट के डायरेक्शन में ही हम कन्वेंशनली ये मानते हैं, होता नहीं, सच में नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, हमेशा यही होने वाला है। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड में मूव करेगा तो प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट साइड में। और आप कहोगे सर आपने तो बोला है कि प्रोटॉन तो मूव करता है, तो हम मैंने क्या कहा आपको, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब माना हुआ है। और इस तरह के ही करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कहीं भी वर्ड आए कन्वेंशनल करंट, अगर आपसे पूछता है कोई, तो कन्वेंशनल करंट का मतलब यही है जो हमने माना है। अगर नहीं समझ में आया अभी तक, फिर बताता हूँ। हमारे पास फ्री चार्ज, फ्री जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है जो शेल्स में रखा हुआ है,
शेल्स में जो रखा है हमने कहा आप जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाओ। इलेक्ट्रॉन मान लो, एज्यूम कर लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एरो बता रहा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये राइट साइड जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हो गया करंट। अब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में है, प्रोटॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में और करंट की सेम डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज जाता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ये पूछता है दुनिया में कोई भी कि पॉजिटिव चार्ज क्यों जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन है, एक तरह का मानी गई चीज है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट होता है ना, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड जाता है तो पॉजिटिव क्या जाएगा, लेफ्ट साइड। और इसीलिए इस तरह के करंट को, जब पॉजिटिव चार्ज की करंट की डायरेक्शन को हम मानते हैं तो इस तरह के करंट को हम कन्वेंशनल करंट होता है। और हमेशा आप मानोगे कि जिस तरह पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उस वो कन्वेंशनल करंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें पता चला कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब याद रखना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। जब चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज जब बहता है तो हमें मिलता है करंट, और चार्ज के बहने से हमें जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब हमें पता चला जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसके बहने से हमें मिलता है करंट। लेकिन क्या इसकी स्पीड भी मैटर करेगी, बिल्कुल मैटर करती है। अब हम देखते हैं यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया ये ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आया यहाँ पर, अगर हम इसका टाइम कैलकुलेट करें, इसकी स्पीड कैलकुलेट करें, जितनी जल्दी ये आएगा इतना ही हमें करंट मिलेगा। तो मतलब जो चार्ज है उसके अपॉन टाइम में, उसके अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कि टाइम जितना कम होगा उतना ही हमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, जितनी जल्दी ये ए पोजीशन से बी पोजीशन मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ये चार्ज फ्लो करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, और इसकी डेफिनेशन यहीं से आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिंदगी भर नहीं बोलोगे अब, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है नया, रेट। रेट का जब ये फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपको पता चला कि जब चार्ज बह रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बह रहा है, फ्लो मूव कर रहा है चार्ज किसके रेस्पेक्ट में, रेट मतलब टाइम। जब कभी भी जिंदगी में आपके पास रेट वर्ड सुनाई दे तो मतलब इसका होता है टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। हमेशा याद रखना, कहीं भी ये रेट लिखकर दिखाई दे, RAT, RAT, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी बताई थी बात। रेट जहां पर भी लिखा दे मतलब टाइम के अपॉन में बारे में बात हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आपको लिख लेना, ये आप वीडियो देख भी सकते हो बाद में। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट हुआ आई, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट को निकालने के लिए। चार्ज की यूनिट जो होती है एसआई यूनिट, टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं, सेकंड में। चार्ज को इसी तरीके सर से हम मेजर करते हैं, हाँ, बोलो। सेकंड में ना, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्ब में। कूलम्ब इसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, सेकंड होती है टाइम की। तो इसका फॉर्मूला कूलम्ब अपॉन सेकंड आता है। लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो साइंटिस्ट के सर ऊपर, सर ये बताइए आई का क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो। इलेक्ट्रिक, सर ये आई का आई क्या मतलब है? आई आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके सर। इलेक्ट्रिक करंट। टी का मतलब है चार्ज, टी का मतलब है टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला है आपको, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अब ये चार्ज अपॉन टाइम है, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो हम बोल सकते हैं इसकी यूनिट कूलम अपॉन सेकंड हो जाएगी, या जो इसकी यूनिट होती है एम्पियर।
एम्पियर साइंटिस्ट के ऊपर नेम है, एन मैरी एम्पियर से लिया गया है नाम एम्पियर, और इस एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब से आपको कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट, आपने देखा भी होगा, आप चाहे अपना चार्जर देखेंगे, चार्जर देखेंगे तो उस पर एम्पियर लिखा होगा, ठीक है, 1 एम्पियर इस तरीके से लिखा होता है पीछे, 1 एम्पियर 220 वोल्ट, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ये 3 इसका मतलब होता है एम्पियर। कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे, टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपनी घड़ी में अगर वो वॉच है, किसी भी चीज में आप देखोगे तो एम्पियर ए आपको लिखा हुआ मिलेगा, और वी का मतलब वोल्टेज होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या पता चला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q अपॉन टी, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ये आपको पता चला, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। लेकिन अब अगर बच्चे हैं जिनको कंसेप्ट नहीं आता है 9th क्लास का, तो चार्ज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले डिटेल में। चार्ज, चार्ज मतलब क्यू। अब चार्ज किसके ऊपर होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हम देखें, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। अगर हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में, या 1 प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम। वेरी गुड। कूलम को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 1 प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। अभी कहोगे सर आप दोनों का तो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ये नेगेटिव माइनस और पॉजिटिव का मतलब कुछ नहीं है, ये माइनस जो बता रहा है सिर्फ इसका साइन है, ये इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है तो पॉजिटिव है। बाकी चार्ज दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का कि एक कूलम में कितने, एक कूलम आपको चार्ज चाहिए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलने के बाद बनेगा वो। ये हमने किया भी था, फिर से करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमें चार्ज चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे। अभी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो एक फॉर्मूला आप समझ सकते हो कि टोटल जो चार्ज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन्स अगर हम बात करें, उसको हम बोलते हैं नंबर। नंबर कितना है उसको बोलते हैं n से रिप्रेजेंट करते हैं, और E मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ये Q इक्वल्स टू NE है। इससे आप समझ लो, नहीं आता तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको सिंपल है, इसको एक कूलम बना लो, 1 कूलम बना लो, तो ये जो वैल्यू है ये उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी ना, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं एक कूलम के अंदर, एक कूलम के अंदर ये इतने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। क्यू का मतलब टोटल चार्ज आपको कितना चाहिए, 1 कूलम, 1 कूलम चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू निकालनी है Q अपॉन E। तो यहाँ पर हमने Q तो क्या है, ठीक है 1 कूलम, ठीक है, यहाँ 1 कूलम 1/1.6 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी तो करते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका है, जो भी 10 की पावर होती है उसको, ये नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओ। नीचे अगर नेगेटिव होगी, ऊपर जाने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, 10 की पावर 19 ये हो जाएगा। ये यहाँ पर आप इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ पर ये आप 0 लग जाएगी इस तरीके से। ये क्या हो गया, 10 अपॉन
16 इंटू 10⁻19। अब ये 10⁻19 का मतलब क्या है कि 19 जीरोज हैं आपके पास, 19 जीरोज। अगर मैं इस 10 को डिवाइड करूंगा इस 16 से तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आसान बनाते हैं इसको। मैं इससे एक जीरो ले लेता हूँ, इससे एक जीरो ले लेता हूँ, एक जीरो। तो यहाँ पर एक जीरो लेने के बाद जो वैल्यू बचती है वो कितनी हो जाएगी, 18। एक जीरो आ गया है यहाँ पर, तो ये हो गया 100/16। कभी भी आप जब कैलकुलेशन करोगे अपनी 10th क्लास में या पूरी लाइफ में, इसकी 10 वाली जो पावर्स होती हैं इसको अलग रखो और इस वैल्यू को अलग रखो। अब सिंपल है, इसको डिवाइड कर दो आप 100 को 16 से। 16 6 जा 96, 4 बचता है आपके पास, पॉइंट लगा दो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 16 2 जा 32, 8 बचता है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। 16 5 जा 80, तो यहाँ पर जो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास। ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज आपको चाहिए, सिर्फ एक कूलम। आप कहोगे सर ये तो एक कूलम भी है, छोटा सा चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 10⁻18। 10⁻18 बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर आप देखो 10⁵ भी 1 लाख होती है, ठीक है। 10⁵ भी क्या होती है, 1 लाख। लेकिन ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर 10⁻18 है। तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई करी है, 6.25 से, 6 से फिर मल्टीप्लाई की हुई है। तो एक कूलम में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक कूलम चार्ज बनाने के लिए इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये आपको समझ में आए। अभी तक आपको क्या पता चला, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। आपको पता चला यहाँ पर कि एक कूलम है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर्मूला पता चला करंट का आपको, I = Q/T। और जो SI यूनिट होती है करंट की, SI यूनिट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। कूलम जो होती है वो चार्ज होती है, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब इतना आपने समझ लिया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इतना आपको पता चला। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एनसीईआरटी की बुक आप अपनी खोलो। अगर मान लो आपसे पूछा है Q की वैल्यू 5 कूलम है, चार्ज आपको 5 कूलम दिया है, टाइम आपको दिया है 1000 सेकेंड, करंट बताना है आपको। तो I = Q/T, चार्ज की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 1000। सिंपल है, आप इसको डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा, आप इसको 5 इंटू 10⁻³ है, तो 10⁻³ ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। और 10⁻³ के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 10⁻³ के लिए मिली बोलते हैं, मिली। 1/1000 को हम बोलते हैं मिली। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर होता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर आ गया आपके पास। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। आया समझ इतना। आया समझ इतना सब बच्चों, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। आज इतना ही रखते हैं। कल से आप इसको सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछ रहे हैं, सबको बुला लो क्लास में, ठीक है। सबको बुला लो क्लास में, जो भी पढ़ना चाहता है। जिसको नहीं पढ़ना है ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कभी आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर उनका समझ नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है मैथ की तरीके से जहाँ से स्टार्ट करा वहीं पे समझ में आ जाए। इसको शुरू से पढ़ना पड़ता है साइंस में, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इतना आप समझना इसको और इसको रिवाइज करना। ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड है देख सकते हो, और रिकॉर्ड क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हो। दोबारा देखो, 3 बार देखो, ठीक है। जिसको समझ में आया ठीक है। फिर कल मिलते हैं और कल हम इसका कंसेप्ट आगे बढ़ाएंगे। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। क्या भाई, सर वीडियो भेज देना ग्रुप में। ठीक है।